हेलो एवरीवन, वेलकम टू J1। आई एम जयंत नागदाई और जे कोच। आज के सेशन में हम लोग जे एडवांस में पिछले 5 सालों में एटॉमिक फिजिक्स पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो देखने वाले हैं। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, मेक श्योर इन सेशंस के नोट्स आपको अपनी J1 ऐप पे दिख रहे हैं, PYQ खजाना सेगमेंट में। साथ ही साथ आपको वहाँ पे जेई मेन और एडवांस के सभी पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस के अलावा आपको मिलेंगे CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में पेपर्स। तो शिफ्ट वाइज पेपर वाइज उन टेस्ट को भी देते रहें। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज जो कि ऐप पर मौजूद हैं, वन शॉट की फॉर्म में, फॉर्मूले रिवीजन की फॉर्म में, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन विच इज अ वेरिएशन ऑफ बोहर्स मॉडल, है ना। ये एक फॉर्मेट है जो कि जे एडवांस में बहुत रेगुलरली आता है, वेरिएशन इन बोहर्स मॉडल। मतलब आपको किसी पार्टिकल के फोर्स की वैल्यू, या जनरली जैसे क्वेश्चंस में होता है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू गिवन रहेगी विच इज अ डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी नोन टू अस, है ना। जैसे mv² by r एक फंक्शन है, हमें पता है, बट उसके अलावा यहाँ पे फोर्स का जो इक्वेशन है, या k(q1q2/r²) हमें पता है। फोर्स का इक्वेशन गिवन रहेगा या पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन गिवन रहेगा। बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन हमें लगानी आनी चाहिए, विच इज mvr या L = NH/2π, यहाँ h बार लिखा है विच इज रिड्यूस्ड ब्लैंक्स कांस्टेंट, एंड n आपको पता है कि इंटीजर है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्पीड और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बनने वाले। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स वेयर वी नो दिस पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो mv²/r होना चाहिए, और माइनस साइन बच्चों क्या बता रहा है यहाँ पे कि वो टुवर्ड्स द सेंटर है ना। नेगेटिव साइन होता है यूजुअली इन इक्वेशंस में, मतलब कि वो टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंट्रीपिटल है। तो मॉड वैल्यू अपन इसकी लेंगे बिकॉज द फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, रिमेंबर दैट। चलो मॉड वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, एंड mv²/r से आपका r और v का एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। लेट्स कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है? तो बोहर ने क्वांटाइजेशन रूल क्या दिया है, दैट mvr इज NH/2π, है ना। NH बार लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और h बार आपका रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है। ऑप्शंस भी उसी में दे रखे हैं, तो हम इसको एक बार h बार ही लेके चलते हैं। बट रिमेंबर mvr = NH बार से भी आप लोग यहाँ पे v और r की वैल्यू जो कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस में दे रखी है वो निकाल सकते हैं। तो लेट्स गो फॉर r वैल्यू। उसके लिए v को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एज √k/m इंटू आर, मतलब r² हो जाएगा, और उससे हमारे पास r² = m को भी अंडर रूट में ले लो, तो NH बार डिवाइडेड बाय √k m आ जाता है, ठीक है। मतलब सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक कंडीशन है बच्चों, ये सर्कुलर मोशन की कंडीशन है, और ये एक बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है। इन दोनों को ही सॉल्व करके, अगर आपको याद हो, हम बोहर में बाकी सारे फॉर्मूले रेडियस के एनर्जी के निकाल देते हैं ना। दैट वाज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें हम बोहर मॉडल को इस तरह से लगाते थे। फिर आपके पास ये पर्टिकुलर वैल्यू, इफ यू पे अटेंशन, मैच कर जा रही है, ठीक है। यानी कि ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। r² आने के बाद v की वैल्यू को भी अगेन इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से v² इज r² इंटू k/m करके r² की वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v² की वैल्यू भी देखना क्या मैच कर जाती है। तो NH बार डिवाइडेड बाय √km में अगर k/m इस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एवरीथिंग अगेन कम्स इन रूट, k/m³ फॉर्म आती है क्या, √k/m³ फॉर्म भी आ रही है, मतलब बी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो इन दो कंडीशन से आप v और r की बेसिक वैल्यूज तो देखो निकाल पाते हो। अब आती है एनर्जी की बात, है ना, एंगुलर मोमेंटम की बात, इनको भी चेक कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज NH बार एंड mr² क्या है, लेट्स चेक फॉर ऑप्शन सी, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट है, मतलब सारे ऑप्शन हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो फॉर ऑप्शन सी आपके पास L/mr² की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। L/mr² इज नथिंग बट NH बार बाय mr² की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो NH बार बाय √km, एंड डज दिस मैच अप,
रूट के ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो रूट ऑफ के बाय एम ये मैच कर रहा है, मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड फाइनली क्या डी ऑप्शन भी करेक्ट है? क्या हम डायरेक्टली डी लगा दें? नेवर डू दैट, नेवर मेक दैट मिस्टेक। एंड रिमेंबर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी में आपको काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, विच इज के आर स्क्वायर बाई टू। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इज एम वी स्क्वायर बाई टू। तो हमने जो ए और बी ऑप्शन में आर स्क्वायर और वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, लेट सब्स्टिट्यूट दैट एंड फिगर आउट ये भी मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो के बाई टू आर स्क्वायर की वैल्यू एन एच बार अपॉन रूट ऑफ एम के, एंड वी स्क्वायर की वैल्यू विच इज एन एच बार अपॉन के अपॉन एम क्यूब का अंडर रूट, राइट। तो एम यहाँ पे भी रूट में आ जाएगा, रूट ऑफ के बाय एम दोनों जगह आ रहा है, एन एच बार कॉमन आ गया है, तो एन एच बार 1/2 प्लस 1/2 इज 1 एंड के बाय रूट ऑफ के एम इसमें आंसर आ रहा है, राइट। रूट ऑफ के बाय एम इसमें आंसर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं कर रही है, 1/2 का फैक्टर आ रहा है, मतलब ये आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है बच्चों, यानी कि इस क्वेश्चन का ए आंसर है, बी आंसर है एंड सी भी करेक्ट आंसर है, बट डी इज नॉट द राइट आंसर। मल्टीपल करेक्ट में आपको ये 3 मार्क करने पे 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये देखो क्वेश्चंस क्या हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये वेरिएशंस ऑफ बोहर मॉडल अपन इसको पढ़ते हैं सेकेंड या थर्ड लेक्चर तक हम इसको एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। और ये चीज़ें अगर आपको गिवन है तो आर की, वी की एंड अल्टीमेटली एनर्जी की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस विच वाज आस्क्ड इन 2020 पेपर 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना एक बार, आई एम श्योर आपने रिसेंट क्वेश्चन ट्राई किए, बट इस क्वेश्चन को नहीं किया तो एक बार ट्राई करना। एज इट इज जाएगा, बस इक्वेशंस अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को अलग तरह से दिया है, ये आर स्क्वायर बाई 2 दिया था पीछे, एफ इज सम कांस्टेंट, एफ इज नॉट द फोर्स, एफ इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। एनर्जीज आर कैलकुलेटेड यूजिंग बोहर मॉडल, रेडियस ऑफ द पार्टिकल आर निकालना है, स्पीड एंड एनर्जी अगेन वी एंड ई निकालना है। तो कैन यू सी द सिमिलैरिटी ऑल्सो इन दिस एंड प्रीवियस क्वेश्चन, कि भाई काफी प्रिडिक्टेबल फॉर्मेट है और ये काफी बार पूछा जाता है ना। तो ये अपने को अगर गिवन है, आई एम स्टार्टिंग द सोल्यूशन नाउ, तो ध्यान देना पोटेंशियल एनर्जी को वी लिखते हैं जनरली ये लोग, बट हम यू लिखते हैं अपने लेक्चर्स में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या गिवन है, इज इक्वल टू सम के टाइम्स आर, है ना। मैं एफ को एक बार के लिख रहा हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो लेटर। एफ फोर्स को भी डिनोट करता है, तो एक बार एफ को के ले लेते हैं एंड यहाँ मेंशन भी कर देता हूं मैं, ताकि फाइनल आंसर में हम इसको मैच कर पाए। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एंड दिस टाइम फोर्स इज नॉट गिवन, सो कैन वी से फोर्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। क्या फोर्स की वैल्यू माइनस डी यू बाई डी आर होती है? क्या ये पोटेंशियल एनर्जी के ही एक्सप्रेशन से आता है? और अगेन इज दैट समथिंग यू ऑलरेडी नो? इफ नॉट, नोट डाउन करना। तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर से आपको यहाँ पे माइनस के फोर्स आ जाता है ना। तो फोर्स की वैल्यू इनफैक्ट कांस्टेंट आ जाती है, आर के डिपेंडेंट नहीं आ रही है, फोर्स की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आ जाती है। और उससे देखो क्या चीजें आएंगी, तो ध्यान देना अब इस क्वेश्चन में, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। नेगेटिव इज अगेन शोइंग यू टुवर्ड्स द सेंटर है, नेगेटिव इज अगेन शोइंग यू टुवर्ड्स द सेंटर है। सो एम वी स्क्वायर बाय आर मस्ट बी इक्वल टू के, देयरफॉर वी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। वी इज डिपेंडेंट ऑन आर ऑल्सो। एक बार के लिए ना इसको एज इट इज रहने दो और इक्वेशन 1 इसी को मार्क कर लो, ठीक है जी। सर्कुलर मोशन की कंडीशन, सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आपको यहाँ पे बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन भी यूज करनी है ऑब्वियसली, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय 2 भी यूज करना है बच्चों, यस। तो सेकेंड आपकी इक्वेशन यहां से आएगी, दोनों इक्वेशन के रिजल्ट वी आर और ई की वैल्यूज हम निकालेंगे। तो ये अगर आपको गिवन है और ये गिवन है, तो ध्यान देना आर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। लेट्स टेक इक्वेशन 2 का स्क्वायर
एंड डिवाइडेड बाय 1। इक्वेशन 2 को हम स्क्वायर करके लेट्स डिवाइडेड बाय 1, उससे क्या होगा, बी स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर है ना, तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम बी स्क्वायर बाय आर में आर क्यूब आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो कंसेप्ट वही है, दोनों क्वेश्चन में क्या मेन कंसेप्ट है बच्चा, कि आपको ये फंडा सर्कुलर मोशन का और क्वांटाइजेशन कंडीशन का सॉल्व करना है और उससे रिजल्ट्स लाने, बाकी सारी चीजें सॉल्विंग है ना, तो अब बस सॉल्विंग है इन क्वेश्चंस में। एंड लेट्स सॉल्व इट फॉर, है ना, वी स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, अंडरस्टूड, वी स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, आर क्यूब इज देयर, 1m ऑल्सो गॉट कैंसल्ड, एंड आपके पास यहां से आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर, के यहाँ पे आ गया, m को उधर फेंक दो, m उधर चला गया, आपके पास यहां से आर क्यूब की वैल्यू आ गई, राइट। तो आर की वैल्यू क्या एन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डज दैट मीन आर विच इज आर अपने लिए इज प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 2/3। ठीक है जी, 2/3 वाला एक ऑप्शन है यहाँ पे, 1/3 नहीं है, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। बट लेट्स टेक फॉर v टू द पावर, है ना, v इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3, और एग्जैक्टली ही निकाल दो क्योंकि आपको एनर्जी भी निकालनी है ना। आई नो यहां से एकदम क्लियर हो गया, ध्यान देना, एक सेकंड में ए या बी डिसाइड हो जाता है। वी स्क्वायर बाय आर कॉन्स्टेंट है और वी आर एन के प्रोपोर्शनल है, तो वी स्क्वायर बाय आर कॉन्स्टेंट कैसे होगा और वी आर एन के प्रोपोर्शनल कैसे होगा, when one of them is r to the n to the power 2/3 and one of them is n to the power 1/3, ताकि मल्टीप्लाई करके n आ जाए और स्क्वायर करके डिवाइड करें तो कांस्टेंट आ जाए। तो दैट इज बी ऑप्शन ओनली, है ना, तो उससे आप ओरली ए और बी में भी डिसाइड कर सकते हो, बट क्योंकि हमें लेटर ऑन एनर्जी निकाल रही है तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला भी लिख रहे हैं। ठीक है जी, तो वन ऑप्शन वी आर गेटिंग हियर, एंड सिमिलरली आपको यहां से इक्वेशन 1 से फिर से v मिल जाएगा विच इज अंडर रूट ऑफ के आर बाय एम, है ना, एवरीथिंग इन रूट के आर बाय एम, रिमेंबर के हमने लिया क्वेश्चन में f दिया है, तो के आर बाय एम करके आपका ये पूरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आंसर आता है, r टू द पावर 1/2 है और ये r की पावर n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के m टू द पावर वी कैन से 1/6, है ना, ध्यान देना यहाँ पे r टू द पावर 1/2 है, ये क्यूब रूट करोगे तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/6 हो रहा है, और ये v की एग्जैक्ट वैल्यू है, ऑल्दो वी डोंट नीड इट फॉर ऑप्शन ए और बी, तो लेट्स कंपेयर n स्क्वायर टू द पावर 1/6, यानी कि दिस इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3, राइट, so that gives you option B, v is 1/3, n to the power 1/3 के proportional, radius is proportional to n to the power 2/3, and that is just the first part of the question। आपको एनर्जी निकालना है इस क्वेश्चन में भी, तो एनर्जी के लिए हमारे पास क्या क्या टर्म्स है बच्चा, एनर्जी हैज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इज पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, यस दे नॉट पोटेंशियल, ना पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, मतलब इसको आपको क्यू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट, तो यहाँ पे क्यू दिया भी नहीं है देखो क्वेश्चन में वैसे, और ये आपका के हम लिख रहे हैं, तो के आर एंड काइनेटिक एनर्जी इज एम वी स्क्वायर बाई 2, राइट, तो हमने जो यहाँ पे कहीं पे वी स्क्वायर निकाला है ना, जैसे एम वी स्क्वायर निकाला है विच इज के आर, तो एम वी स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, के आर बाई 2, दिस इज कमिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, एम वी स्क्वायर इज के आर, so mv square by 2 is kr, this is coming from equation 1 and 3kr by 2 फॉर्म में अपना आंसर होना चाहिए, राइट, तो एक ऑप्शन ये दे रखा है, एक ऑप्शन आपको ये दे रखा है, ये लाइकली सही हो सकता है बट वी कैन नेवर टेक चांसेस इन मल्टीपल करेक्ट, गलत भी हो सकता है, तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि भाई r की वैल्यू वहां पे सही लिखी है कि नहीं, तो r की वैल्यू जो हमने निकाल ली है कहीं, तो यहाँ पे लेट सब्स्टिट्यूट इट, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के एम, तो क्या सी ऑप्शन सही आ रहा है बच्चों, 1/3 कर रहे हैं, सी ऑप्शन में भी 1/3 है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, के को अंदर ले लिया, अगर हमने इस के को अंदर ले लिया तो के क्यूब बाय क्या आ जाएगा, विच इज के स्क्वायर इन द न्यूमरेटर विच इज एफ इन द क्वेश्चन,
एंड ये मैच कर रहा है, मतलब कि देखना वहां से सी ऑप्शन भी मैच कर रहा है। एक बार मैं इसको और लिख लेता हूँ, के है ये डिनोमिनेटर में, ये अंदर जाके के क्यूब हो जाएगा। तो 3/r, नहीं 3/r तो था ही नहीं ना, 3/2 था। 3/2 कॉमन, के को अंदर ले लो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर m to the power 1/3 is coming from this expression and that is matching up with this। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर ए, नहीं ए तो नहीं, बी एंड सी हो जाता है। ठीक है जी, ये तो हो नहीं सकता, तो यस डी भी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस दोनों क्या है, वेरिएशंस इन बोहर मॉडल, और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस जो अपन ने हमेशा डीपीपीज में करी है, टेस्ट में करी है, वो आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम पे भी क्वेश्चन आते हैं, बोहर मॉडल है मतलब स्पेक्ट्रम पे हाइड्रोजन एटम के क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेट्स ट्राई वन। मल्टीपल करेक्ट है अगेन। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, ठीक है ना। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो जेई मेन में भी इंडिविजुअली कभी आता है, बट ये मल्टीपल करेक्ट है, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन जेई मेन के एक सवाल के बराबर है, राइट। तो इनको चेक कर लेते हैं, चलो वन बाय वन, वेदर ए इज करेक्ट और नॉट। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आपका एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। एनर्जी डिफरेंस बाल्मर में मिनिमम कब होता है? 2 और 3 के बीच में बच्चा। बाल्मर है मतलब n=2 में वापस आने वाला है, और 3 से 2 में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, समझ रहे हो। उसी तरह से वेवलेंथ मिनिमम कब होती है? सीरीज लिमिट बोलते हैं हम जिसे। वेवलेंथ मिनिमम होती है व्हेन यू हैव ओनली मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम वेवलेंथ, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है उन दोनों की। और ये आपका आ जाता था r/4, याद हो आपको तो। और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, r/4 कॉमन ले लो, 9 - 4 5/9 आ जाएगा ब्रैकेट में, है ना। तो 5:9 है या 9:5 है, चेक कर लो। रेशियो का ऑर्डर ध्यान रखना, वैसे करेक्ट है क्योंकि लॉन्गेस्ट विल बी ग्रेटर देन द शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट बाय शॉर्टेस्ट का रेशियो 1 से बड़ा आना चाहिए, राइट। तो मैक्सिमा बाय मिनिमा कर भी रहे हो अगर लिख रहे हो प्रॉपरली, तो रिमेंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करने के लिए आपको इक्वेशन 2/1 करना पड़ेगा। इक्वेशन 2/1 करेंगे, r/4 कैंसिल है, 9/5 आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑप्शन ऑब्वियसली। एंड नाउ इज देयर एनी ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ रेंजेस फ्रॉम बाल्मर एंड पास्चन सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज की ये रेंज आ गई अपने पास। अगर हम यहां पे देखें तो बाल्मर के लिए रेंज क्या आ गई है बच्चों? बाल्मर के लिए यहां पे रेंज क्या आ गई है बिटवीन दीज टू नंबर्स? तो अगर मैं इसको लिखूं तो बाल्मर की रेंज क्या है, इनवर्स करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो 4/r, 4/r, r की वैल्यू भी 912 एंगस्ट्रॉम या 91.5 एंगस्ट्रॉम रख सकते हैं। लेट्स नॉट पुट इट, जस्ट कंपेयर कर रहे हैं अपन। 4/r इंटू 9/5, ठीक है जी। आई थिंक 9/5 इज या 9 4 जा 36/5 इज 36/5 इज रिटन एज 36 से आ रहा है ना, 36/5 इज रिटन एज 7.2 डिवाइडेड बाय r, ठीक है जी। तो ये रेंज आ रही है बाल्मर की। अब सिमिलरली इफ आई कैन फाइंड द रेंज फॉर पास्चन, देन आई विल बी एबल टू आंसर द बी ऑप्शन ऑल्सो, राइट। So let's find the range of पास्चन, एंड सिमिलरली पास्चन की रेंज के लिए मैं यहाँ पे लैम्डा मिनिमम पास्चन का कितना होगा जल्दी से बताना। पास्चन के लिए r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/∞ मिनिमम वेवलेंथ देगा विच इज 9/r, है ना, रेसिप्रोकल आ रहा है रिमेंबर। एंड मैक्सिमम कब आएगा? ऑब्वियसली मैक्सिमम वेवलेंथ कब आता है? मिनिमम एनर्जी डिफरेंस। तो पास्चन के लिए 3 और 4 का, ठीक है जी। तो दैट कम्स इज r/9 कॉमन ले लो यहाँ भी, एंड दैट कम्स इज 16, यहाँ पे आ गया 16 - 9 इज 7, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि पास्चन की जो रेंज है, पास्चन की जो रेंज है दैट इज मिनिमम इज 9/r टू मैक्सिमम ऑफ 9/r भी कॉमन ले लो 16/7, है ना।
इसको ऐसे रहने दो, 9/r इंटू 16/7 रहने दो। तो ये रेंज है पास्चन की और ये रेंज है बाल्मर की। तो क्या लग रहा है ये ओवरलैप कर रही है क्या? व्हाट डू यू थिंक? मतलब आइदर यू माइट नो दिस फ्रॉम द थ्योरी, आइदर आपने सारी लाइमर बाल्मर की सारी वेवलेंथ रटी हुई है, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली, इस तरह के क्वेश्चन में हेल्प करेगा। बट हमेशा, जैसे मैं तो रटने में अच्छा नहीं हूँ, हमेशा क्रॉस चेक कर लेना बहुत सेफ रहता है ना, स्पेशली एडवांस के क्वेश्चन में। तो वी आर सीइंग हियर 4/r से 4/r इंटू 9/5 इज समथिंग मोर देन दैट। एग्जैक्टली अपन ने निकाल दिया 7.2/r। अब ये 7.2/r से खत्म हो रहा है और ये 9/r से चालू हो रहा है। तो वी कैन सी देर इज नो ओवरलैप बिटवीन दीज टू। अगर ओवरलैप होता तो दिस रेंज विल बी बिटवीन दीज टू नंबर्स, राइट। 7.2 है, 9 और 9 से बड़ी वैल्यू के बीच में तो नहीं आ रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन गलत है, ओवरलैप नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है जी, समझ गए? बाल्मर की रेंज निकाल लो, लैम्डा मिनिमम से मैक्सिमम। सिमिलरली पास्चन के लिए कर लो, यहाँ छोटा लिखा है मैंने, बट आई थिंक आप समझ गए भाव। और दोनों में कोई ओवरलैप नहीं, इसको चेक कर लो। एंड इफ यू सी डी ऑप्शन ऑल्सो, लाइमन एंड बाल्मर डू नॉट ओवरलैप लिखा हुआ है, इसको भी चेक कर ले साथ साथ। तो मैं यहाँ पे डी ऑप्शन के लिए, विच इज लाइमन अनदर न्यू सीरीज, यहाँ पे बोल रहा है, बाल्मर का तो निकाल लिया है। तो लाइमन का लैम्डा मिनिमम, दिस इज लाइमन राइट, 1 स्क्वायर वाला केस है, मतलब इसका वो एग्जैक्टली 1/r मतलब 912 एंगस्ट्रॉम आता है या 91.2 नैनोमीटर आता है। लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा इसमें? मैक्सिमम इज बिटवीन 1 and 2, तो दैट इज 3r/4 का इनवर्स। तो देखो इसकी रेंज क्या आ गई, दिस इज लाइमन, जिसकी रेंज आ गई है बच्चा 1/r से 4/3 टाइम्स r। ठीक है, तो 4/3 भी क्या है? 1.33 है ना। तो 1/r से 1.33/r। एंड व्हाट डू यू थिंक, 1.33/r और 4r में कोई ओवरलैप है क्या? अभी खुद से आंसर करो। क्या ये रेंज 4r से चालू हो रही है और ये रेंज आपकी 1.33/r पे खत्म हो रही है? तो डू यू थिंक देर इज ओवरलैप और डू नॉट ओवरलैप सही है? समझ गए? देर इज नो ओवरलैप विद दिस ऑल्सो। तो बेसिकली हम जो थ्योरी में पढ़ते हैं कि लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया और पास्चन हो गया, एटलीस्ट इनमें कोई ओवरलैप नहीं है, और वो चीज़ को आप प्रूव कर सकते हो। वैसे तो आपको अगर याद है, मालूम है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट यस, इफ देर इज इवन वन वेवलेंथ विच इज ओवरलैपिंग समवेयर, वी कांट टेक द रिस्क ऑफ दैट। तो हमने इसको एक बार कैलकुलेट कर लिया है। तो सो फार अपने पास ए एंड डी ऑप्शन सही है बच्चा, है ना। अब हम सी के लिए एक बार सॉल्व कर रहे हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय दिस, वेयर लैम्डा नॉट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो हमने यहाँ पे निकाला है। तो लाइमन सीरीज के लिए अगेन यहाँ पे आपको वेवलेंथ इन जनरल देखो क्या देखने को मिलेगा, लाइमन सीरीज है तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/सम n स्क्वायर, है ना, n बीइंग एन इंटीजर। क्वेश्चन में m दिया है, बट एक बार हम n लेके चल रहे हैं। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वेवलेंथ क्या आ जाएगी? अच्छा, r को मैं 1/लैम्डा मिनिमम लिख सकता हूँ क्या? इस r को मैं 1/लैम्डा मिनिमम लिख सकता हूँ, जो लैम्डा नॉट ही दिया है क्वेश्चन में, और लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर लेट्स टेक एन एलसीएम, n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, यहां से मुझे दिख रहा है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म बन रही है। ठीक है, विच इज नॉट सेम एज दिस फॉर्म। तो हम यहीं पे इसको गलत मान सकते हैं, है ना, ये और ये बराबर नहीं है। बट एक बार इसके साथ खेल लेते हैं थोड़ा सा, क्या पता सही हो, क्या पता सवाल कुछ अलग तरह से लिखा है। तो अगर हम इसको n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो भी आपके पास ये फॉर्म करीब करीब आ जाएगी, बट एग्जैक्टली मैच कर जाएगी क्या? क्या लग रहा है? व्हाट इफ आई टेक n स्क्वायर माइनस 1 एज अनदर इंटीजर m स्क्वायर? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल यू से नाउ कि अगर आपको 1 प्लस 1/n स्क्वायर माइनस 1, तो ये वाले बिट को m स्क्वायर रख दें वेर m इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो क्या ये और ये मैच कर रहे हैं बच्चा? हाँ, विल यू से दिस इज करेक्ट नाउ? तो यहाँ पे इनकरेक्ट अगर बोल रहे हैं तो यहाँ पे करेक्ट कैसे बोल सकते हैं? एक तो ये है, और ये भी है देखो,
कि ऑल्दो एन स्क्वायर माइनस वन इज एन इंटीजर, बट जब यहां पे लिखा है इज एन इंटीजर मतलब वो सारी इंटीजर वैल्यूज को लेके चल रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि ये फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं m इक्वल टू 1 2 3 4 सब के लिए, विच इज ऑब्वियसली नॉट राइट, बिकॉज n इक्वल टू 1 लोगे तो ये इन्फिनिटी आ रहा है ना। n इक्वल टू 1 तो अलाउड ही नहीं है वैसे भी। n इक्वल टू 2 लोग, n इक्वल टू 1 क्यों नहीं अलाउड है ना, 1 और 1 के बीच में नहीं ले रहे हैं अपन। n इक्वल टू 2 से चालू करते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 आपके पास 3 आता है, तो मतलब m इक्वल टू m स्क्वायर यानी कि आपका √3 तो आ नहीं सकता, समझ रहे हो। फिर आप n इक्वल टू 3 लेके चलो, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 8 आ जाता है। नाउ 8 इज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग इनटू दिस, तो ये और ये फॉर्म बहुत अलग है, एंड ऑब्वियसली देन C इज नॉट करेक्ट। समझ गए। दिस फॉर्म मैं लिख देता हूं, मैंने जो बोला अभी जस्ट, इज नॉट ऑलवेज गिविंग अस m स्क्वायर फॉर्म, है ना। यू पुट n इक्वल टू 2, √3 नहीं आ सकता m की वैल्यू। यू पुट n इक्वल टू 4, √8 नहीं आ सकता m की वैल्यू। इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर का स्क्वायर, है ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो हमेशा जरूरी नहीं है। तो एक बार इसका आंसर अपन देख लेते हैं। ये भी मल्टीपल करेक्ट है ना, एंड पिछले दो में तो कोई दिक्कत नहीं। ए एंड डी दे रखा है, इसका मतलब आपके पास दो ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो सी और बी क्यों इनकरेक्ट है वो भी हमने देख लिया। लेट्स नाउ मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन विच इज एन एक्सरे क्वेश्चन फ्रॉम जे एडवांस 2020 पेपर 2। अच्छा, एक एक्सरे का क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस डिस्कशन में भी कर लिया, क्योंकि वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उसको कनेक्ट किया हुआ था, तो वहां पे हमने डुअल नेचर में एक्सरे का एक क्वेश्चन किया है, और पिछले 5 सालों में एक्सरे के 2 ही क्वेश्चन है ना। एक्सरे के क्वेश्चन बहुत ज्यादा, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, बट हाँ कभी आ गया तो वही बात है, आप उसको एक लेक्चर ही है 1 घंटे का, उसका 1 शॉट बनाया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ लो, देख लो, तो आपके नंबर पक्के हो जाते हैं ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा ही होता है ये, ठीक है जी। तो एक्सरे ट्यूब है बच्चों, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from a filament carrying I current hitting a target at a distance d। तो देखना, किसी को अगर एक्सरे का सेटअप नहीं पता है तो हाउ इट हैपेंस इज, देयर इज अ फिलामेंट जिसमें कोई आई करंट फ्लो होने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, दिस इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन, है ना। हीटिंग इफेक्ट से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं विथ वेरी लो एनर्जीज, तो उनको एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं हम। The target is kept at a higher potential than the cathode, and उससे क्या होता है, कैथोड या आपका जो टारगेट मेटल टी है उस पर ये बॉम्बार्ड करते हैं, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी गेन करके यहाँ पे बॉम्बार्ड करते हैं, और यहां से आपकी एक्स रेज रिलीज होती है, ठीक है। ये इसका सेटअप है, शॉर्ट में मैंने बताया है, बट इस क्वेश्चन के लिए ये वैल्यूज आपको काम में आएगी। तो नाउ यू नो दैट इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d, है ना, d भी दे रखा है क्वेश्चन में, एंड आपको क्या दे रखा है, फिलामेंट करंट को रिड्यूस कर दिया I/2, पोटेंशियल डिफरेंस को भी रिड्यूस कर दिया, v इंक्रीज कर दिया टू 2v। तो सेपरेशन डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया, फिलामेंट करंट को डिक्रीज कर दिया, और v को इंक्रीज कर दिया, देन आपकी कट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाती है, ठीक है जी। अब एक कंसेप्ट होता है इस एक्सरे चैप्टर में, पहला कंसेप्ट ही यही होता है कि व्हाट इज द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम, और वो देखो कैसे मिलता है, इसकी थ्योरी भी समझ लो अगर किसी को थोड़ा भूल गए, क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली भूल जाते हैं। तो ट्राई टू कवर दीज चैप्टर्स विच आर लिटरली 1-2 आवर चैप्टर्स, बट विल डेफिनेटली मेक यू सॉल्व इवन जे एडवांस लेवल क्वेश्चंस फ्रॉम दैट थ्योरी, है ना। तो लैम्डा मिनिमम कब होता है, जब ये पूरी काइनेटिक एनर्जी किसी फोटोन में बदल गई, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टारगेट के साथ कोलिजन में, वो पूरी आपकी फोटोन में, एक्सरे फोटोन में बदल गई, तो ये आपकी लैम्डा मिनिमम मतलब मैक्सिमम एनर्जी कमिंग फ्रॉम पोटेंशियल, है ना। तो लैम्डा मिनिमम का ये फॉर्मूला है, जिसको कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इफ v इज इंक्रीज टू 2v, ठीक है। ये अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही होता है, एंड इफ v इज इंक्रीज टू 2v, लैम्डा मिनिमम बिकम्स हाफ, हम बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो लैम्डा मिनिमम रिड्यूस टू हाफ सही है, लैम्डा मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ रिमेन सेम गलत है, कट ऑफ वेवलेंथ रिड्यूसेस टू हाफ सही है,
पॉसिबिलिटी एक और है, कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 टाइम्स लार्जर, गलत है ना, क्योंकि हमें अच्छे से पता है वोल्टेज के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। हम इसके लिए क्या बोलते थे, याद करो कि कट ऑफ वेवलेंथ सिर्फ वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, एच सी ई यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये टारगेट मेटल के जेड पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है, ठीक है ना। तो वी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हाफ हो जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दिस इज कट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं मैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहां से आती है बच्चा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे टारगेट मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के डी एक्साइटेशन से आती है। तो अगर n इक्वल टू 2 से 1 में आ रहा है तो वो के अल्फा एक्सरे है, n इक्वल टू 3 से 1 में आ रहा है तो के बीटा एक्सरे है, 3 से 2 में आ रहा है तो एल अल्फा एक्सरे है। इस तरह की थ्योरी अपन ने पढ़ी है, तो आपको अगर याद आ रही है तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जेड पे डिपेंड करती है। हाउ एग्जैक्टली, रिकॉल द फॉर्मूला ऑल्सो फॉर के अल्फा, फॉर एग्जाम्पल के अल्फा का क्या आएगा, तो z-1 का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, एंड आपके पास r 1/1 स्क्वायर फ्रॉम 1/2 स्क्वायर है, 2 से 1 के ट्रांजिशन में ये होता था, ठीक है। और ये वही r है जो रिडबर्ग कांस्टेंट हम हाइड्रोजन में यूज करते हैं। तो मोजलेस इक्वेशन भी इसी से बनती है, यहाँ पे लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी रख दोगे तो आपके पास प्रोपोर्शनल टू z-1 भी यहीं से बनता है। और चलो एक बार तो ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो विल दिस रिमेन सेम, यस और नो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। नाउ आई डोंट थिंक एनीवेयर द टारगेट मेटल इज चेंजिंग, है ना, ओनली डिस्टेंस इज चेंजिंग एंड ओनली करंट इज ऑल्सो चेंजिंग। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप डिस्टेंस चेंज करते हो तो इंटेंसिटी चेंज होती है, डिस्टेंस बढ़ा दोगे, डबल कर दोगे तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, है ना। इंटेंसिटी और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, तो एक तो यहां लिखते हैं अपन, लैम्डा इज ओनली डिपेंडेंट ऑन जेड, ठीक है ना, लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, और ये उसी की बात कर रहा है ना, विल इट रिमेन द सेम। ना इंटेंसिटी एक अलग कंसेप्ट हो गया, जो यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से सुनेंगे अपन। तो यहाँ पे इंटेंसिटी में लिख रहा हूँ ना, करंट एक अलग चीज है, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, as intensity is equal to, let's write it like this, is equal to power divided by 4 pi d square, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है, क्या इंटेंसिटी ऑफ द कमिंग एक्सरे डिक्रीज हो जाएगी, तो जो एक्सरे आ रही है वो भी लाइट है, उसकी भी इंटेंसिटी है, तो क्या डिस्टेंस को डबल कर दिया, क्या किया इस क्वेश्चन में, हाफ कर दिया, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, विच इज करेक्ट। बट सी एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो डिक्रीजिंग द करंट, है ना, तो इंटेंसिटी पे भी यहाँ पे कमेंट्री है, एंड अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो दैट मीन इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज तो नहीं होती है। तो ये ऑप्शन देखो एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे 2 लास्ट ऑप्शंस में इंटेंसिटी पे भी कमेंट कर रहा है क्वेश्चन, तो इफ यू नो दिस फॉर्मूला पावर बाय एरिया, इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है कि पावर, दिस इज द सोर्स ऑफ द एक्सरे, या दिस इज द सोर्स ऑफ द एक्सरे, और ये 4 पाई डी स्क्वायर एरिया में, जो कि सर्कुलर एरिया है या स्फेरिकल एरिया है, उसमें डिवाइड हो रहा है ना। तो पावर बाय 4 पाई डी स्क्वायर, और डिस्टेंस को d/2 कर रहे हो अगर आप, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इंटेंसिटी डिक्रीज लिखा है विच इज नॉट पॉसिबल, तो सी और डी दोनों इनकरेक्ट, मतलब ए इसका आंसर है ना। एंड वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम, क्या सही कथन है? तो हमें ये पता है कि वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिपेंडिंग ओनली ऑन जेड एंड जेड रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। मेरे ख्याल से ए आंसर एकमात्र आंसर है इस क्वेश्चन का। वैसे तो ये सिंगल करेक्ट लग रहा है क्योंकि मल्टीपल की इसकी फील नहीं आ रही है, और ये क्वेश्चन कौन से साल का लिखा भी नहीं है एक बार, अच्छा लिखा है ना, एडवांस 2020 पेपर 2, ठीक है। तो ये इसका ए आंसर है। और एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया विच इज करंट का, है ना। तो करंट का भी समझ लो कि करंट को अगर आपने आधा कर दिया है, व्हाट हैपेंस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर बिकम्स हाफ। हाँ ध्यान देना, तो करंट अगर आपने आधा कर दिया, द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हियर बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं, वो भी आधे हो जाएंगे, और उसकी वजह से इंटेंसिटी भी आधी हो जाएगी। हालांकि ना तो इस पे काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, ना कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। रिमेंबर, कट ऑफ ओनली डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल,
तो कट ऑफ तो सिर्फ पोटेंशियल पे ही डिपेंड कर रहा है, एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड्स ओनली ऑन जेड, है ना, मतलब ओनली ऑन लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट मेटल बताती है, तो ओनली ऑन जेड, एंड आई डोंट थिंक क्वेश्चन इज चेंजिंग एनी जेड वैल्यूज, तो कैरेक्टरिस्टिक रिमेन सेम इज द फाइनल आंसर, बट वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कि करंट से क्या होगा। तो करंट अगर आप आधा कर रहे हो तो इंटेंसिटी फर्दर डिक्रीजेस, पहले है ना इंटेंसिटी इसमें डिक्रीज हो रही थी, अच्छा इसमें इंक्रीज हो रही थी, पर देखना कितनी डिक्रीज होगी, तो इंटेंसिटी यहाँ पे हाफ हो जाएगी और इसमें 4 टाइम्स हो जाएगी, तो एक एक स्टेप से डिक्रीज हो रही है और एक से 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल इफेक्ट इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज तो नहीं होगा, है ना। तो आई थिंक सी इज नॉट एन आंसर, बट मेरे को लेट मी चेक यार, अच्छा सी इज ऑल्सो, डी इज ऑल्सो एन आंसर, नहीं ये तो पिछला क्वेश्चन है, हाँ सी इज ऑल्सो एन आंसर इन दिस, है ना। तो इस वाले को अपन को वही मल्टीपल करेक्ट है कि नहीं ये एक बार देखना था, सी इज ऑल्सो एन आंसर, तो लेट मी फिगर आउट सी के लिए इंटेंसिटी पे क्या कॉमेंट्री है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट अपन ने देखा नहीं, तो देखो इससे तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग, एंड देयरफॉर करंट के डिक्रीज से इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, एंड इंटेंसिटी सिर्फ करंट पे ही डिपेंड कर रही है वैसे, है ना, मतलब ये जो इंटेंसिटी एक अलग कंसेप्ट है, ये क्या है कि भाई यहाँ पे जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, है ना, लेट्स नॉट कॉल इट फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो बिकॉज दे आर थर्मियोनिक एमिशन, बट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गिर रहे हैं दे आर डेफिनेटली डिक्रीजिंग, so does that decrease the intensity also? So C is in fact correct, है ना, C is in fact correct, C को हमें करेक्ट देखो क्यों बोलना पड़ेगा, फिर से देखना यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द लास्ट थिंग जो अपन ने कंसिडर ही नहीं किया था, है ना, मैंने नहीं किया था, मतलब I becoming I/2 tells you that if current decreases intensity decreases, as in फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या होता है कि आपका जो करंट होता है, फोटो करंट बोलते हैं जिसको हम, वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे भी सिमिलर कंसेप्ट है, तो ये भी है एंड ये भी है वैसे, बट लेट मी सी, है ना, इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी तो है वैसे, क्योंकि इफ यू डिक्रीज द डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस d is reduced to d/2, then what is happening is more electrons are coming and hitting the target. If more electrons are coming and hitting the target, the intensity will increase also. फिर अपन अगर देख रहे हैं increases 4 times है और decreases half है, that ultimately increases it by 2 times only. तो ये एक मुझे लग रहा है कि एम्बिग्यूटी ही है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है वैसे, इसमें तो कुछ भी आपको कैलकुलेट करना नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट अपेरेंटली दे हैव गिवन द आंसर सी, विच इज नॉट इंक्लूडिंग द ग्रीन पार्ट, कि भाई डी भी तो चेंज हुआ है, सेपरेशन डिस्टेंस डी इज रिड्यूस टू d/2, पेपर 2 है ना ये, हाँ पेपर 2 में थोड़े लोचे तो है ही है, बट ठीक है, इसमें वो एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन भी ड्रॉप हो गया था, आपको याद है ना, तो आई थिंक देयर इज सम एम्बिग्यूटी देयर, but we can fairly understand 3 things in this question. First thing is lambda minimum won't change, ठीक है, lambda minimum will change because this is becoming half, है ना, characteristic wavelength won't change, characteristic wavelength z पे डिपेंड करी, चेंज नहीं करेगा, एंड करंट की वजह से इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा, बट बिकॉज d/2 हो रहा है तो इससे इंटेंसिटी इंक्रीज तो करेगा वैसे, कितना डिक्रीज है कितना इंक्रीज है उसको कंपेयर करने का भी तरीका यही है, करंट को आधा कर दिया इंटेंसिटी आधा कर दो, और डिस्टेंस को आधा कर दिया तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स कर दो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है, हाँ, बट आई थिंक इन एक्सरे वी डोंट यूजुअली से दिस, है ना, इट इज ओनली द लाइट सोर्सेज जिनके लिए अपन कहते हैं, तो एक्सरे के सोर्सेज के लिए अपन ये चीज कहते नहीं है, तो मेरे ख्याल से ग्रीन वाले पार्ट को यहाँ पे आप एक बार इग्नोर ही करो, ऑल्दो दैट इज अ वैलिड वे टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी, ठीक है, तो दैट इज माय फाइनल कॉल ऑन दिस क्वेश्चन, ये वाले पार्ट को आप अभी के लिए इग्नोर करो, हालांकि बहुत सारे सवालों में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम इसको यूज करते हैं, पावर बाय 4 लाइट सोर्सेज के लिए मोस्टली यूज करते हैं, एक्सरे के लिए शायद यूज नहीं करते, तो चलिए ये आपका ए और सी आंसर करेक्ट है, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ऑन
एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स पे पिछले 5 सालों में ये सवाल है। एक और एक्सरे का क्वेश्चन चेकआउट कर लेना अपने प्रीवियस डिस्कशन में, डुअल नेचर में किया है, बट बिकॉज दैट वाज वेरी सिमिलर टू व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहाँ लिया है अपन ने इसको। और पीवाईक्यू खजाना में आपको आज के सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको सारे जेई मेन और एडवांस के पेपर्स, उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। पेपर्स को आप लोग सीबीटी फॉर्मेट में दे सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वन शॉट रिविजन्स देख सकते हो। जो एक्सरे का मैं आपको राइज अप सीरीज में वन शॉट है, चेक कर लेना, वो वन शॉट भी रेकमेंड करूंगा। अपने बैचेस हैं बच्चों, इन्फिनिटी बैच एक ड्रॉपर बैच है जो कि आपको फ्री टेस्ट, फ्री मेंटरशिप, इनके अलावा देखो मेन चीज यहाँ है 500 प्लस लाइव क्लासेस एंड मोर देन दैट डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो लाइव क्लासेस है और उनके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस है जो कि बेसिक से एडवांस लेवल है ना, कि भाई आप अगर बेसिक लेवल पे हैं तो आप लेक्चर देखेंगे, इनिशियल डीपीपीज करेंगे, बट देन वंस यू आर डन विद ऑल द डीपीपीज यू हैव द आईआईटी लेवल, है ना। जो बच्चे अपने सारे डीपीपीज कर चुके हैं आईआईटीज में आज की डेट में वो बैठे हैं, तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, 10 चीजें सॉल्व नहीं करनी है, तो ये कंप्लीट पैकेज हमने बनाया हुआ है जिसमें आप लोग को हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन, हर एक लेक्चर में भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर टेस्ट है ना। ड्रॉपर्स के लिए अच्छी बात यह कि 3 क्लासेस पर डे ही है, तो 4.5 घंटे प्रतिदिन की क्लासेस से आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत समय निकाल पाएंगे, होमवर्क के लिए, डीपीपीस के लिए समय निकाल पाएंगे, पीवाईक्यूज के लिए समय निकाल पाएंगे। और एक बार में ड्रॉपर्स को सिर्फ 6 ट्रैक्स चल रहे हैं, है ना। जैसे ऑफलाइन में यूजुअली होता है कि एक वीक में ड्रॉपर को यूजुअली 7, 8, 9 चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ते हैं। हमारे यहाँ पे हम सिर्फ 6 एजुकेटर्स हैं, तो एक बार में हम 6 ही चैप्टर पढ़ा सकते हैं। तो ये आपको फायदा है, क्योंकि ड्रॉपर्स को बहुत ज़्यादा, कई बार तो मैंने देखा 12 ट्रैक भी चल रहे हैं, मतलब फिजिक्स में ही 2 चल रहे हैं, मैथ्स में भी 2 चल रहे हैं, केमिस्ट्री में 3 चल रहे हैं, है ना। मतलब 11th 12th के और अलग अलग चल रहे हैं, समझो। 11th 12th के मतलब फिजिक्स में 4 ट्रैक चल रहे हैं, मैथ्स में भी 4 ट्रैक चल रहे हैं। तो दैट रियली मेसेज अप योर प्रिपरेशन। जो बच्चे ऑफलाइन में ड्रॉप लिए हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार में, एक वीक में 6 ही चैप्टर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है जी, पैरेलल में। चलिए, और 11th और 12th के लिए सॉर्टेड है, क्योंकि उनके लिए वही बात है, पीसीएम का एक चैप्टर ही है, एंड उनके लिए भी लाइव क्लासेस विद डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, और फ्री टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, डाउट फोरम की फैसिलिटी, ये सब आपको मिल ही जाएगी। J1 ऐप को डाउनलोड कर लेना और एक बार बैचेस को देख लेना। अगर आप अपने किसी भी ऑफलाइन से अभी असंतुष्ट है, आई एम श्योर आप लोग यू लव दिस पैकेज, जिसमें आपको बहुत कुछ बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, रेगुलर है। आई विल सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट सेशन।